देखो, रीढ़ की हड्डी जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। देखो, ये ना एक स्किट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। इसमें एक उमा नाम की एक लड़की है। प्रेमा उस लड़की की माँ है और राम स्वरूप उसके पिताजी है। शंकर जो है एक लड़का है और गोपाल प्रसाद उसके पिताजी हैं, उस लड़के के। और रतन जो है वो राम स्वरूप का नौकर है, मतलब कि उस लड़की के घर का, जो उमा नाम की लड़की है। अब देखो, इसमें मतलब कि क्या दिखाया गया ना, रीढ़ की हड्डी जैसे कि सोसाइटी में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको लेकर के एक सार्कास्टिक स्टाइल में, जिसको कि व्यंग के रूप में हम जानते हैं, मतलब कि लोगों के ऊपर थोड़ा सा मजाक लेकर के किया जाना, या किसी की बातों को लेकर के उसी अंदाज में बोल देना। तो कोई समाज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिस पर लोग आए दिन हमेशा सार्कास्टिक स्टाइल में उसे लेते रहते हैं। तो अब हम इसे देखते हैं कि स्केट कैसे शुरू होता है। देखो, जैसे ही सीन दिखाई देता है तो एक कमरा है जो अच्छा सा सजा हुआ है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वो थोड़े से अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं, मतलब कि 40-50 प्लस वाले एक पर्सन है। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। एक बाबू है जो बोलते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है, मतलब कोई तो एक टेबल है, ठीक है, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। नौकर बोला कि क्या बिछा दूं साहब, मतलब कि रख दूं कहीं पे उसे एडजस्ट करूं। बाबू बोले, और क्या करेगा। और वो बोलते हैं कि भगवान जब तुम्हें अकल बांट रहा था तब तू कहाँ खड़ा था, कि तुझे कुछ भी, मतलब कुछ भी काम करने को दो, तू हर एक बात मेरे से पूछता है, बिना पूछे तो कुछ कर नहीं सकता, तो तुझे भगवान ने अकल नहीं दी है। नौकर बोला, ही, उसने हंसने लगा, उसकी आदत थी हंसने की। बाबू बोले कि हंसता क्यों है, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, मतलब कि बहुत सारे एक्सरसाइज पहलवानी की है। कलसों से नहाता था लोटों की तरह, मतलब इतना पहलवानी करने के बाद मेरा शरीर इतना लंबा चौड़ा हो गया था कि जिस तरह लोग लोटा और मग लेकर के नहाते हैं ना, मतलब बाल्टी में बकेट में पानी लिया तो मग का यूज करते हैं नहाने के लिए, उसी तरह मेरे लिए एक कलश, मतलब कि घड़ा की तरह जो होता है, वो मेरे लिए एक लोटे की तरह होता था। और यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यो हाँ बस, और सुन, बहू जी से दरी मांग ले उसके ऊपर बिछाने के लिए, मतलब वो टेबल को रखो और उसके ऊपर एक दरी मांग कर लाओ, जो इस पर हम लोग कवर, कैसे हम लोग टेबल क्लॉथ डालते हैं उसी पे। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही लेकर आओगे। नौकर जाता है। बाबू साहब इसी बीच में से अपना, मतलब वो मेज ठीक करने लगते हैं। एक झाड़न से जो गुलदस्ता था, मतलब कि फ्लावर वेस, उसे साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा का आना होता है। प्रेमा मतलब कि उस लड़की की माँ, वो आती है। कदुम्बी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है, मतलब हाइट कम थी और रंग भी मतलब बहुत ना फेयर था ना ही डार्क था, मतलब मिला जुला एवरेज कॉम्प्लेक्शन कह सकते हैं। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो लेडी काफी थकी हुई है, बहुत सारा काम कर रही है उन्होंने, मतलब जैसे हैरान परेशान हम हो जाते हैं वैसा लग रहा है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। जो नौकर था वो उनके पीछे आ रहा था, और वो भी खाली हाथ था। बाबू साहब राम स्वरूप और नौकर दोनों की तरफ, उन सब की तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा बोली, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। मतलब प्रेमा ने जो धोती मंगवाई थी उसके, सॉरी, बाबू साहब ने जो धोती मंगवाई थी उसके लिए प्रेमा बोलती है कि आखिर तुम्हें धोती की जरूरत क्यों है। एक तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में, मतलब शायद काम बिगड़ रहा है, कुछ बोलना चाह रही थी, या बहुत परेशान हूं मैं। रामस्वरी बोला, धोती। प्रेमा बोली, हाँ, अभी तो बदल कर आए और फिर न जाने किसकी। प्रेमा का कहना था कि तुमने तो अपनी धोती अभी जस्ट चेंज की है, तो फिर दूसरी धोती क्यों चाहिए। रामस्वरूप बोला, लेकिन तुमसे धोती किसने मांगी। प्रेमा बोला, यही तो कह रहा था रतन, मतलब कि जो नौकर था। रामस्वरूप बोला, क्यों रे रतन, मेरे कानों में डांट लगी है क्या, मैंने कहा था धोबी के यहाँ से चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए रामस्वरूप साहब, बोले
कि तू तेरे कानों में मतलब कुछ सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ तो चादर आई है, वो मैंने मंगवाया, और तू जाकर के धोती मांग रहा है। तू बता कि मैं तेरे लिए दिमाग कहाँ से लाऊं कि तेरे दिमाग में जो बात कही भी जाती है या तो तेरे दिमाग में जाती नहीं है या तेरे कानों से सुनाई नहीं देती है। तो उल्लू का उल्लू ही रहेगा। प्रेमा बोली, अच्छा जी, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे ना, उन्हीं में से एक चादर उठा लो। वो नौकर को बताती है, ठीक है, जाओ, वहां पे कुछ कपड़े धुले रखे, उसी में चादर है, उसमें से लेकर आ। रतन बोला, और दरी? प्रेमा बोली, दरी तो यहीं तो रखी है कोने में, वो तो पड़ी है, मतलब दिखाती है उधर ही कहीं था। रामस्वरूप बोला, बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठाला और सितार बजे। मतलब कुल सीन ये था कि कोई ना कोई म्यूजिक माहौल बनने वाला था, इसलिए हारमोनियम सितार वगैरह मनाया जा रहा था और इंतजाम किया जा रहा था। कोई तो आने वाला था जो बजाने गाने का शौकीन था, या कुछ और भी हो सकता है। रतन जाता है, दरी लेकर आता है। प्रेमा बोली, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। प्रेमा ने अपने पति को कहा कि लेकिन तुम्हारी जो बेटी है ना, मुंह फुलाए बैठी है। रामस्वरूप बोला कि मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। अब देखो, रामस्वरूप बोलते हैं कि अगर बेटी मुंह फुलाए पड़ी है तो तुम माँ हो, तुम कुछ तो करो, तुम्हारा काम क्या है? और जैसे तैसे करके वे लोग हमारी पकड़ में आए हैं। अब पता नहीं कौन से लोग थे, उसकी बात आगे होगी। और अगर तुमने अपनी बेटी का मूड ठीक नहीं किया तो ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर बाद में मुझे कुछ मत कहना, सारी मेहनत बेकार जाए। प्रेमा बोली, तो मैं क्या करूं? सारे जतन करके हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। प्रेमा बोली कि तुमने अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा दिया गया ना, इसीलिए वो किसी की बात सुनती नहीं, और मेरे तो पल्ले पड़ती नहीं इतनी बात जितनी तुम पढ़ाई लिखाई की बात करते हो। अपना जमाना हुआ करता था और अच्छा ही था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली, मतलब लेडीज की कुछ बुक्स आती थी जिससे मतलब जिंदगी की गाड़ी चलाने में मदद होती थी, मतलब खाना कैसे बनाते हैं, घर कैसे रखते हैं, ये सारी चीजें। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीएमए की पढ़ाई की होगी। और आज के तो लक्षण ही अनोखे हैं। मतलब उसका कहना था कि जो भी था सही था, स्त्री सुबोधनी की पढ़ाई ही अच्छी थी। आजकल की ये बीए एमए वाली जो पढ़ाई है ना, इसके लक्षण मुझे ठीक दिखते ही नहीं है। ये पढ़ाई पढ़ने के बाद लड़कियों के दिमाग खराब हो जाते हैं। अपनी बेटी के लिए भी बोल रही थी। तो पहले का टाइम वैसा ही था, लोगों को लगता था कि लड़कियों को पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब होनी नहीं चाहिए, बस खाना बनाना आना चाहिए, घर कैसे मैनेज करते हैं वो आना चाहिए, हो गई आपकी पढ़ाई, लड़कियों का बस इतना ही काम। और आज अगर देखा जाए तो लड़कियां हर चीज में सबसे आगे हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है जहां लड़की नहीं है? कल मैंने सड़क पे देखा, वो हेवी वाली बाइक लड़की चला रही थी अकेले। मॉडल कौन था बाइक का वो मुझे नहीं पता। तो लड़कियां किसी भी चीजों में पीछे नहीं है। आज एक ऐसा जमाना आ गया। रामस्वरूप बोले कि ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप बोले, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ और उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ होता है, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। जैसे देखो, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे अपनी पत्नी को कि देखो, दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, ये तो हम लोग भी जानते हैं ना, मैन मेड और नेचर मेड, राइट? कुछ चीजें खुद ब खुद इस दुनिया में आई हैं। अगर सच में पूछो कि वो कहाँ से कैसे आई, तो किसी के पास किसी का जवाब नहीं है। मैन मेड के बारे में सबको पता है। तो इसी तरह से रामस्वरूप अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेमा बोली, हटो भी, तुम्हें ना ऐसे फालतू बकवास बहुत सोचती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देरी कितनी रही है उन लोगों के आने में। मतलब अब शायद ऐसा ही लग रहा है कि लड़की को देखने लड़के वाले आ रहे थे। तो बोलती है, हटो, अब अपनी बातें बंद करो, और शायद उन लोगों के आने में ज्यादा देर नहीं है, अब जाकर अपनी बेटी को समझाओ। रामस्वरूप बोले, तो क्या हुआ, आएंगे तो आएंगे, आने दो। प्रेमा बोली, तुम्ही ने तो कहा था कि उमा को जरा ठीक ठाक करके ही नीचे लाना।
आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। तो आजकल लड़की चाहे कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टाम के कोई उसे नहीं पूछता। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था। मतलब माँ का कहना था कि मैंने उसी उसे रेडी करने के लिए पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह रखा था, लेकिन इस लड़की को तो उससे कोई मतलब है नहीं। मेरा कहना था कि आंचल और मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की। मतलब बोलती है कि मैंने जब उसे कहा थोड़ा रेडी होने को, तो वो अपना मुंह छिपा के सो गई है और बोलती है मैं ये सब काम नहीं करूंगी। तो भाई तुम्हारी इस बेटी से ना मैं तंग आ गई हूँ, तुम ही संभालो अपनी इस बेटी। रामस्वरूप बोले कि न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे सहारे पाउडर का कारोबार चलता है। मतलब लड़कियों की वजह से तो ये कॉस्मेटिक की कंपनी चल रही है, उसका कहना था। प्रेमा बोली अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंट्रेंस ही पास करा लेते, मतलब पीयूसी ही करा लेते, उसके बाद नहीं पढ़ाते लिखाते। लड़की अपने हाथ रहती है, तुम्हें इतनी परेशानी न उठानी पड़ी थी तब, पर तुम तो बस उसे बेटी को पढ़ाने में लगे हुए थे। रामस्वरूप बोला चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जवान पर काबू नहीं है। कल ही ये बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल का। मतलब शायद कुछ ऐसा था, ये लोग बुलाए जरूर थे। और रामस्वरूप कहीं ना कहीं उस लड़के वाले से झूठ बोलने वाले थे कि उनकी लड़की बीए में नहीं की हुई। तो वो अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि तुम तो अभी से सारे भाषण दिए जा रही हो, पता नहीं उन लोगों के सामने क्या करूंगा। तुम्हें मैंने बोला है कि तुम चुप रहो, जो होगा जैसा होगा मैं रिप्रेजेंट करूंगा। प्रेमा बोली अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे मेरा काम बता दो। रामस्वरूप बोले ठीक है, तुम जैसे भी हो उमा को तैयार करके नीचे रहना, और अगर पाउडर नहीं लगाती तो मत लगाने दो, कौन सी बुरी बात है। पान लेकर बस उसे भेज देना, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन इधर आ गया रतन, इधर ला। ये सारी चीजें, मतलब वो दरी जो लेने गया था वो सब रखो और चादर भी रखो। प्रेमा बोली नाश्ता तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें भी मैंने बना दी, फल रखे ही हैं तैयार है, और टोस्ट भी। फिर वो बोलती है लेकिन मक्खन नहीं आया है। रामस्वरूप बोले क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त ये सारी बातें याद आती है, जानती हो मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सोचती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे। दफ्तर के चपरासी से भी कहा था, लेकिन उसे मतलब आने के बदले उसने 100 नखरे दिखाना शुरू किए, मतलब बहुत सारे टैंट्रम करने लगा। छोड़। प्रेमा बोली यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में लाकर रख दिया है, और मैं तुम्हें देती जाऊंगी, तुम रखते जाना, और एक आध चीजें जो छुटी हुई है तुम खुद लेकर आ जाना। इतनी देर में रतन मक्खन ले आएगा, दो आदमी ही तो है। राम स्वरूप बोला कि हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। मतलब बात सीधी है कि लड़के वाले लड़की को देखने आ रहे थे। राम स्वरूप बोला कि देखो उमा से कह देना कि जरा तरीके से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे भी आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभी सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन लड़की इन्हें चाहिए जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना। अब देखो ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन शादी करने के लिए लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए। प्रेमा बोला और लड़का? रामस्वरूप बोले बताया तो था कि बेटा बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है, मतलब बेटा भी उन्हीं ख्याल का मालिक है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों इनके बापों को ऐसी कोड़ी कोड़ी सुनाता किए भी। मतलब रामस्वरूप का कहना था कि उनके ख्याल अच्छे नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब ख्याल अच्छे नहीं है तो आप अपनी बेटी की शादी करने क्यों जा रहे हो उनसे?
राइट। आपको जब पता ही है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं और आप ये खुद भी बोल रहे हो कि अगर अपनी बेटी की बात नहीं होती तो मैं इन लोगों को ऐसे ऐसे जवाब देता कि ये लोग फिर दोबारा कुछ बोलते ही नहीं। तो जब आपको ऐसा फीलिंग है उसके लिए तो आप लड़की की शादी करने के लिए कैसे सोच रहे हो? राइट। ये तो क्वेश्चन आता है। रतन बोला, जी अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप बोला, क्या? रतन बोला, कोई आते हैं। रामस्वरूप बोले, अरे प्रेमा, वे लोग आ गए, जल्दी जा। तू यहीं खड़ा है, बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? अभी इधर से नहीं, अंदर के दरवाजे, मतलब दूसरे दरवाजे से निकल, मक्खन लेकर आ। और रामस्वरूप बोलता है, तुम जल्दी जाओ प्रेमा, उमा को समझाओ थोड़ा सा गाना गा देगी, मतलब वो गाना गाती होगी। प्रेमा जल्दी से जाती है और उसकी जो साड़ी थी, धोती थी, वो बाजे से स्टक हो जाती गई। उमा बोली, "ओह, ये बाजा भी नीचे ही रखा है, कमबख्त।" रामस्वरूप बोला, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ, जल्दी जाओ। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, दीवारों पर दस्तक होती है, मतलब नॉक करता है कोई। ये बोलते हैं, आइए आइए, गोपाल प्रसाद, उनके लड़के शंकर का ना। आंखों से ही उनकी ना चतुराई दिखती है, मतलब थोड़ा सा कैसे क्लेवर कनिंग टाइप के लोग होते हैं, वैसा दिख रहा था। आवाज से मतलब मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय, मतलब बड़ी ही मतलब एक्सपीरियंस वाले और थोड़े से ये भी कहे जाएंगे कि थोड़े से सेल्फिश काइंड वाले। उनका लड़का कुछ चीज निपोड़ने वाले नौजवानों में से, आवाज पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर उनकी खासियत है। मतलब आवाज जो है ना, मतलब हमेशा लगता है कि थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में रहता है, थोड़े गुस्से में रहता है, इस काइंड का। रामस्वरूप बोला, आइए आइए गोपाल प्रसाद, बैठते हैं। मगर बेत गिर पड़ता है, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब में बैठते हैं, मतलब वो एक स्टिक छड़ी लेकर चलते थे गोपाल प्रसाद। पूछते हैं, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं है? गोपाल प्रसाद बोले, नहीं, टांगे वाला जानता था, फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे? रामस्वरूप बोले, हैं हाँ, वो तो आपकी बात सही है। गोपाल प्रसाद बोले, अरे नहीं था, वैसा वैसा कुछ नहीं, आपका काम आखिर लड़के की शादी ही करनी है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप बोले, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। मतलब उसका कहना था कि मैंने आपको परेशान कर दिया आपके घर में आकर। रामस्वरूप बोले कि भाई, आप तो मुझे बिना मतलब ऐसे ही कुछ बोल रहे हो, ऐसा तो थोड़ी ना है कि मुझे मुझे भी लड़की की शादी करनी है। मैं तो आपका सेवक ठहरा। और फिर वो लड़के की तरफ मुड़े और बोले, बोलिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी है? शंकर बोला, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था, मतलब सैटरडे संडे था। रामस्वरूप बोला, तो आपके कोर्स खत्म होने में पूरा 1 ईयर होगा अब? शंकर बोला, नहीं, 2 साल अभी है। रामस्वरूप बोला, 2 साल? हाँ हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद बोले, मतलब उसे लग रहा था कि कहीं मैं फेल हो जाऊं 1-2 साल में, तो 1-2 साल लेकर के चल रहा था बेटा। गोपाल प्रसाद बोले कि साहब, यह कि एक शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं। लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर भी खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसे ही भूख। मतलब बेटा, बाप के सॉरी बाप बेटे के बारे में बोल रहा था कि एक हमारा जमाना हुआ करता था कि हम न जाने कितनी कचौड़ियां एक साथ खा जाते थे और फिर भी खाना खाते थे, हमारी तबीयत को कुछ नहीं होता था। आजकल के बच्चे थोड़े बोरे कुछ खाते नहीं, इनकी तबीयत ही खराब हो जाती है। रामस्वरूप बोले, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद बोले, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे की ढेर सी मलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बहुत सारे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूलों में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, कभी हॉकी या कभी क्रिकेट। ये भी बात सही है कि पहले के कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्स होते थे जो आज नहीं खेले जाते, और आज वाले स्पोर्ट्स पहले नहीं खेले जाते थे। अभी अगर कहा जाए तो हम बस यही जानते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। हॉकी भी तो अब लोग उतना तो खेलते नहीं है, हाँ फुटबॉल बहुत बहुत तो। तो फिर रामस्वरूप बोलते हैं कि जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी।
गोपाल प्रसाद बोले पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की पढ़ाई होती थी। मैं सच कहता हूँ, उस जमाने में मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था, फर्राटे की। आजकल के एमए भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब उनका कहना था कि उस वक्त की पढ़ाई ऐसी थी कि हम एमए वाले, सॉरी मैट्रिक वाले भी आजकल के एमए वाले मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से भी हम अपनी कंपटीशन कर सकते हैं। रामस्वरूप बोले हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बात तो सही है। गोपाल प्रसाद बोले माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब बात याद आती है तो अपने को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप बोले जी हाँ, जी हाँ, रंगीन जमाना था। शंकर भी बात में ही कर रहा था। गोपाल प्रसाद बोले अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप बोला बिजनेस? बोले हाँ, अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद बोले अरे आप बिना मतलब की परेशानी कर रहे हैं। रामस्वरूप बोला अरे तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी तकदीर है कि आप हमारे घर आए हैं, वरना मैं किस लायक कि आप इधर आते। जरा माफ कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। अब गोपाल प्रसाद अंदर जाते हैं नाश्ता लेने के लिए और बोलते हैं आदमी तो भला है, मकान मकान से हैसियत ही बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। गोपाल प्रसाद बेटे से बात कर रहा है जब रामस्वरूप नाश्ता लेने चले गए। शंकर बोले जी। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ? शंकर बोले कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर बैठे थे और बोलते हैं बेटे को भाई तुम शादी तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, झुक के नहीं बैठते, तुम लड़के वाले हो, हम लड़के वाले हैं। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं शंकर कि बैकबोन, मतलब बैकबोन की तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी तुम अगर इस तरह से बैठोगे। इतने में रामस्वरूप ट्रे लेकर आते हैं, वो भी चाय होती ट्रे में। गोपाल प्रसाद बोले आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप बोले जी आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद बोले नहीं नहीं, मुझे आधी दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं है, एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम का डालते हैं ये लोग, तो ऐसी चाय मुझे नहीं पीनी। रामस्वरूप बोले एकदम आप बात सही बोलते। शंकर बोला सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। मतलब पहले वो था ना, वो राशन लेने के लिए लोग कंट्रोल वगैरह में जाते थे, जैसे होता था ना कि नॉर्मल शॉप्स में मिलता था ऐसा। गोपाल प्रसाद बोले सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार का बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम सर बोले कि अच्छा वो क्या? गोपाल प्रसाद बोले खूबसूरती पर टैक्स, मजाक नहीं था। वो ऐसा टैक्स है कि जनाब की देने वाले भी चू न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर वह छोड़ दिया जाए कि वो अपनी खूबसूरती स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय करे, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती। अब ये देखो, गोपाल प्रसाद बोले कि टैक्स ना वो भी एक तरीके की होनी चाहिए, और वो भी टैक्स जो जितनी खूबसूरत है उसके हिसाब से उसका स्टैंडर्ड तय किया जाए और उतनी टैक्स सरकार ले, फिर देखिए। अब ये भी कोई बात हुई? रामस्वरूप बोले वाह क्या सोचा है। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेडअप हो गया, इन लोगों के, हम लोगों के जमाने में तो कभी उठता भी नहीं था। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं, बोले कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप बोला कि आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू इस बारे में? शंकर बोले किस मामले में? रामस्वरूप बोले कि यही शादी करने के लिए खूबसूरती कितनी जरूरी है। गोपाल प्रसाद बोले बीच में ही बोल दिया ये तो बात दूसरी है। बाबू रामस्वरूप मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राजनी नहीं होंगी। आपकी लड़की तो ठीक है, डायरेक्ट गोपाल प्रसाद ने पूछ दिया। हम चलो मान भी ले, लेकिन घर की औरतें जो है ना उनको सुंदर बहुएं चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? और आपकी लड़की ठीक तो है ना? रामस्वरूप बोले जी हाँ, वो तो आप अभी देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद बोले देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप बोले यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान हो जाएगा। गोपाल प्रसाद बोले कि जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा, मतलब जन्म कुंडली। रामस्वरूप बोले जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, पास खुद ब खुद मिल जाएगा। गोपाल प्रसाद बोले ये तो ठीक ही कहा आपने, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी यह तो गलत है ना? रामस्वरूप बोले क्या? गोपाल प्रसाद यही पढ़ाई लिखाई के बारे में कि जी हाँ साहब, बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं, कोई कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए।
क्यों शंकर? मतलब गोपाल प्रसाद का ख्याल ये था कि जो लड़कियां ज्यादा पढ़ जाती हैं वो सिर्फ नखरे दिखाती हैं, काम वाम करती नहीं है। शंकर बोला जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है मैं लड़की से, तो इसलिए कम पढ़ी लिखी चाहिए। रामस्वरूप बोला कि नौकरी का तो कोई खास सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद बोले और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तो कम से कम बहू भी ग्रेजुएट होनी चाहिए आपकी। पहले पूछिए उन लोगों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? मतलब उनके हिसाब से था कि लड़कों का पढ़ना जायज है, मतलब लड़कों को पढ़ के काम करना होता है, लड़कियों को काम नहीं करना होता, इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए। अगर औरतें भी पढ़ लिख कर अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स पर अगर आर्गुमेंट करने लगी तो हो चुकी गृहस्थी, मतलब घर कौन संभालेगा। जैसे मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के। राम प्रसाद बोले अच्छा, मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं, और खुद हंसती है। गोपाल प्रसाद थोड़ा सा सीरियस हो गए कि शायद पता नहीं ये क्या सार्केस्टिक स्टाइल में बोल रहा है या क्या। गोपाल प्रसाद बोले एकदम सही बोल रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि यह बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए, और ऊंची ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीजों में से एक है। रामस्वरूप बोला, रामस्वरूप बोले कि चाय और लीजिए। शंकर बोले नहीं नहीं थैंक यू, हो चुका। रामस्वरूप बोले आप? गोपाल प्रसाद जी से। गोपाल प्रसाद बोले नहीं नहीं अब हो गया। रामस्वरूप बोले कि आप लोग तो कुछ खाए ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट थे। क्या बताए, वो मक्खन मक्खन के बारे में बोल रहा था। गोपाल प्रसाद बोले नाश्ता ही तो करना था साहब, पेट तो भरना नहीं था, फिर मैं टोस्ट वोस्ट खाता भी नहीं हूँ, ये सब अंग्रेजों वाले नाश्ते हैं। रामस्वरूप बोलते हैं अरे जरा पान भिजवा देना, और सिगरेट मंगवाऊं क्या? गोपाल प्रसाद बोले जी नहीं। तभी पान की प्लेट लिए हुए उमा अंदर आती है। साधारण से कपड़े पहने थे, उसकी गर्दन झुकी हुई थी। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें पार करके उसे देख रहे थे। शंकर भी देख रहा था। रामस्वरूप बोले अच्छा आपकी लड़की, लाओ बेटा पान मुझे। उसी वक्त उमा जो है पान की प्लेट अपने पिताजी को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने के रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर दोनों एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप बोला जी वह तो यह पहले महीने में इसकी आंखें दुखने आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद बोले कहीं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगाया कुछ? राम स्वरूप बोले नहीं साहब, यह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद बोले बैठो बेटी। राम स्वरूप बोले बैठ जाओ बेटा। उमा उसी जो टेबल आया था उधर बैठ जाती है अपने बाजे बाजे के साथ। गोपाल प्रसाद बोले चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, पहले लोग लड़की देखने जाते ना ऐसे देखते थे कि मतलब वो चल रही है तो उसके पैर ठीक है या नहीं है, कहीं लंगड़ा के तो नहीं चली, कहीं अगर बाई चांस अगर स्लिप भी कर गई तो हो गई, लड़की के पैरों में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ। चेहरे पर भी छवि है। हाँ कुछ गाना बना बजाना सीखा है क्या? रामस्वरूप बोले जी हाँ, सितार और बाजे भी। और रामस्वरूप बोलते हैं उमा जरा एक गाना तो सुना दो सितार के साथ। और उमा सितार उठाती है और थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती। और ये लोग बोलते हैं, मतलब गोपाल प्रसाद बोलते हैं आवाज तो अच्छी है, लड़की को आइडिया है। और उमा जब गाने लगती है तो शंकर की तरफ उसकी नजर पड़ जाती है, फिर वो चुप हो जाती है। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो बेटा। रामस्वरूप बोले नहीं नहीं साहब काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को होती है तभी गोपाल प्रसाद बोलते हैं अभी रुको बेटी। रामस्वरूप बोला थोड़ा देर बैठो बेटा। गोपाल प्रसाद बोले तुमने पेंटिंग वेंटिंग सीखी है क्या? उमा चुप हो जाती। रामस्वरूप बोले वह तो आपको बताना ही भूल गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने खींची है, और वो उस दीवार पर। गोपाल प्रसाद बोले ये तो बड़ा अच्छा है, कुछ सिलाई विलाई भी किया, मतलब स्टिचिंग वगैरह जानती हो? रामस्वरूप बोले सिलाई तो इस पूरे घर की इसी के हवाले है, यहाँ तक कि कमीजें भी यही सिलती है। गोपाल प्रसाद बोले ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या कोई अवार्ड अवार्ड मिला है इन सब के लिए? उमा चुप। गोपाल प्रसाद जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। राम स्वरूप मतलब बोलना चाह रहे थे बट बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि ऐसा कुछ शायद नहीं था।
रामस्वरूप बोले जवाब दो उमा, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद बोले जरा भी तो मुंह खोलना चाहिए। मतलब गोपाल प्रसाद को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये बेटी इनकी क्यों नहीं बोलती है। रामस्वरूप बोले उमा देखो ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा जवाब दो। उमा बोली क्या जवाब दो बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। मतलब उमा ने एक ही स्टेटमेंट दिया और सबकी बोलती बंद कर कि आप लोग तो मुझे खरीदने आए हो, राइट। तो जब आप कुछ खरीदने दुकान में जाते हो तो क्या सामान जवाब देती है कि मैं जवाब दूं? क्या आपको उम्मीद है कि मैं बोल के भी आपको जवाब दूं आपके सारे सवालों का? दुकान में जब आप खरीदने जाते हो तो आपको वो सामान अच्छी लग गई तो आप खरीद के आ गए, सामान तो आपको कुछ नहीं कहता है, राइट। तो मैं क्यों बोलूं? रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं उमा उमा मतलब इस तरह से मत बोलो। उमा बोली अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, मतलब मेरे बायर बनने आए हैं, इनसे जरा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं जो कसाई की तरह आते हैं, ये लोग लेकर के चले जाएंगे हमें खरीद कर? गोपाल प्रसाद थोड़ा गुस्से में बोला बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया है? उमा बोली जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। लो, मतलब इनके बेटे लड़कियों के हॉस्टल के पास उमा ने इन्हें देखा था। तो बोलती है कि जब आप मेरे पास इस तरह से मेरे बारे में इतनी इंक्वायरी कर रहे हैं तो मेरा भी राइट बनता है ना आपके बेटे के बारे में जानने का। शंकर बाबूजी चलिए यहाँ से। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब राम स्वरूप चुप। लड़कियों के हॉस्टल मतलब कि कॉलेज गई हो तुम। इनका तो कहना था कि हॉस्टल जाने वाली सॉरी कॉलेज जाने वाली लड़की तो शादी नहीं करेंगे। उमा बोली जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की है, और ना कि आपके बेटे की तरह ना ताक झाक करके इधर उधर दिखाई दी हूँ। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। लो, मतलब इनका बेटा पकड़ा भी गया था और नौकरानी के पैर पकड़कर भागा। रामस्वरूप बोले उमा। गोपाल प्रसाद गुस्से में बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, मतलब आपने मुझे धोखा दिया। आपकी लड़की बीए पास है और आप कह रहे हैं कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी, कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास हो गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है आजकल। आओ बेटे चले हम लोग। उमा जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा आप पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर गुस्सा है, उनके लड़के को रोना जैसा आ रहा था। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर दम से वहीं बैठ जाते हैं। उमा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है, मतलब थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है अपने पिता को देखकर। फिर प्रेमा का घबराहट में अंदर आती है। प्रेमा बोलती है उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं, तब तक उनका नौकर भी आ जाता है। और रतन बोलता है बाबूजी मक्खन। सब रतन की ओर देखने लगते हैं और सीन वहीं खत्म हो जाता है। मतलब रीढ़ की हड्डी इन द सेंस कि सिर्फ शंकर के उस बैकबोन की बात नहीं हो रही थी, हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी क्या है। समाज को जो होना चाहिए वो सारी चीजें समाज देख नहीं रहा है, और समाज सिर्फ लड़कियों को एक नॉर्मल चीज की तरह ट्रीट करने की सोचता है। तो लड़के में ऐसा कौन सा गुण है कि लड़कियों को हम मतलब सब कुछ सारी फ्रीडम दे और लड़कियों को कुछ नहीं। तो यही इस चैप्टर का मेन मोरल था।